Good evening to all of you. Welcome to AN पाठक पीरियोडिक लैब रिवीजन क्लास। इसमें हम लोग आज जो है टेम्परेचर डिपेंडेंस रिएक्शन देखेंगे। हाउ टेम्परेचर अफेक्ट्स द रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। इसी चीज को हम लोग को इस वीडियो में देखना है। तो कहता यह है इसमें कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं, एज वी इंक्रीज द टेम्परेचर of a reacting chemical reaction, rate of reaction will increase, and as we decrease the temperature, the rate of reaction will also decrease. मतलब ये डायरेक्टली है, बढ़ाने से बढ़ेगा, घटाने से घटेगा रेट ऑफ रिएक्शन। अब कहने का मतलब ये है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन का टेम्परेचर, इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर फॉर एवरी रिएक्शन by 10 डिग्री सेंटीग्रेड, 10 डिग्री टेम्परेचर आप बढ़ा दीजिए किसी भी रिएक्शन का, द रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स डबल एंड समटाइम्स इट विल ट्रिपल एंड सो ऑन। तो ऐसा क्यों होता है? व्हाई वी ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर बाय 10 डिग्री सेंटीग्रेड रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स डबल। तो ऐसा क्यों होता है? तो इट कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ कोलिजन थ्योरी। पहला चीज है कोलिजन थ्योरी। तो सबसे पहला चीज क्या है कि कोलिजन थ्योरी क्या होता है? तो कोलिजन थ्योरी यही बोलता है कि जब किसी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, उसके पहले रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करेगा। तो रिएक्ट करेगा मतलब क्या हुआ? रिएक्टेंट्स विल कोलाइड विद ईच अदर। जब तक आपस में वो लोग टकराएंगे नहीं, जब तक उनके बीच में कोलिजन नहीं होगी, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होगा। पहला चीज यही है। तो एवरी रिएक्टिंग मॉलिक्यूल मस्ट कोलाइड विद ईच अदर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट बोलता है कि क्या एवरी कोलिजन विल गिव द प्रोडक्ट? वी कैन से दैट कैन एवरी कोलिजन विल गिव द प्रोडक्ट। क्या प्रत्येक कोलिजन से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो सकता है? नो, एवरी कोलिजन विल नॉट गिव प्रोडक्ट। तो विच टाइप ऑफ कोलिजन विल गिव प्रोडक्ट? किस तरह का कोलिजन जो है आपको प्रोडक्ट दे सकता है? तो ओनली इफेक्टिव कोलिजन। तो कोलिजन भी कितना कैसा होना चाहिए? तो ये इफेक्टिव होना चाहिए। इफेक्टिव कोलिजन will give। अब यहां पर क्वेश्चन ये उठता है, क्वेश्चन विल अराइज, व्हाट इज इफेक्टिव कोलिजन? ये इफेक्टिव कोलिजन क्या है? तो बोलता है कि दोज कोलिजन्स इन विच रिएक्टिंग मॉलिक्यूल मस्ट हैव एनर्जी इक्वल टू और ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड एनर्जी। कहने का मतलब ये हुआ तीसरा पॉइंट कि दोज कोलिजन इन विच reacting molecule must have energy equal to or greater than threshold। जो मॉलिक्यूल रिएक्ट कर रहा है उसके पास थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर या उससे ज्यादा एनर्जी होनी चाहिए, तभी जो उनका बीच में इफेक्टिव कोलिजन होगा। तो क्वेश्चन ये होता है कि व्हाट इज थ्रेशोल्ड एनर्जी? थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या है? तो चौथा पॉइंट देंगे कि द मिनिमम एनर्जी which must be possessed by reacting molecules
for the formation of product. प्रोडक्ट के फॉर्मेशन के लिए रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स को जो कम से कम एनर्जी चाहिए वो एनर्जी कंटेन करना चाहिए, तभी जो है प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, अदरवाइज नहीं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि फॉर इफेक्टिव कोलिजन व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशन, ये पहला क्वेश्चन। फॉर इफेक्टिव कोलिजन व्हाट विल बी द नेसेसरी कंडीशन, वो नेसेसरी कंडीशन क्या है जिससे मॉलिक्यूल्स के बीच में इफेक्टिव कोलिजन होगा। तो यहां पर दो पॉइंट है। फॉर इफेक्टिव कोलिजन इट इज नेसेसरी दैट द रिएक्टिंग मॉलिक्यूल मस्ट हैव क्या, रिसोल्ट एनर्जी, और दूसरा प्रॉपर ओरिएंटेशन ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल। जो मॉलिक्यूल रिएक्ट कर रहा है उनके बीच में ओरिएंटेशन प्रॉपर होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रिक ऑक्साइड आपस में कंबाइन किया तो ये बनाया नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। कहने का मतलब ये है कि यदि मॉलिक्यूल का, और ये देखो कार्बन डाइऑक्साइड लीनियर मॉलिक्यूल है, हाँ, और यदि ये ओरिएंटेशन जो है मॉलिक्यूल का इस तरह से हो जाए तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में तो कभी बॉन्ड नहीं बनेगा। इसका मतलब क्या होगा कि ये ओरिएंटेशन रिएक्टिंग मॉलिक्यूल का इस तरह से होना चाहिए सो दैट द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट विल टेक प्लेस। इसमें सारा चीज है, थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर भी एनर्जी है या ज्यादा भी एनर्जी है, लेकिन इनके मॉलिक्यूल के बीच में प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं है मॉलिक्यूल का, इसलिए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं हो सकता है। यहां पर प्रॉपर ओरिएंटेशन है रिएक्टिव मॉलिक्यूल के बीच में और थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर एनर्जी भी है, तब इनके बीच का कोलिजन जो है इफेक्टिव कोलिजन होगा और एक प्रोडक्ट के फॉर्मेशन में देगा। तो दिस वन इज अबाउट द कोलिजन थ्योरी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। और इनके ये जो कंडीशन है ये कंडीशन फॉर इफेक्टिव कोलिजन। क्वेश्चन ये पूछेगा कि व्हाट आर द कंडीशन, व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशन फॉर इफेक्टिव कोलिजन, या राइट टू पॉइंट्स फॉर द इफेक्टिव कोलिजन ऑफ रिएक्टिव मॉलिक्यूल। रिएक्टिव मॉलिक्यूल के इफेक्टिव कोलिजन के लिए दो पॉइंट आप लिखिए, व्हाट आर दीज पॉइंट्स। तो इस तरह से आपको करना है। तो ये कोलिजन थ्योरी से हम लोग इसको देखते हैं। अब यहां बोलता है, आप देखिएगा ये जो है ये देखिए एक आर्हेनियस इक्वेशन है, एक आर्हेनियस इक्वेशन है। आर्हेनियस इक्वेशन क्या है कि रेट कांस्टेंट k इक्वल्स टू a इंटू e टू द पावर माइनस EA बाय RT। ये आर्हेनियस इक्वेशन दिया, एक्सपोनेंट देता है। तो कभी कभी जो है चार तो चॉइस दे देगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर आर्हेनियस इक्वेशन। यहाँ पर जो है माइनस चार्ज यहाँ लगा, ये के को यहाँ ले आएगा, के को यहाँ ले आएगा, ए को यहाँ ले आएगा, या इसको जो है हटा करके जो है ये 1/RT कर देगा। तो इसमें से चार तो चॉइस आपको देगा, इसमें भी लड़कों की गलती होती है ना। तो ये जहां पर के जो है रेट कांस्टेंट है, रेट कांस्टेंट है, ए जो है कोलिजन फ्रीक्वेंसी है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी, ई ए जो है एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी, आर जो है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, जूल पर केल्विन पर मोल।
ये यूज करेंगे 0.08 टू ने, और टी आपका टेम्परेचर। अब यहां पर सबसे पहले हम आपको कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या होगा, पर लीटर पर यूनिट टाइम जो नंबर ऑफ कोलिजन होगा ना, द टोटल नंबर ऑफ कोलिजन टेकिंग प्लेस पर यूनिट, है ना, पर यूनिट या माने पर यूनिट माने पर लीटर, सॉरी, द टोटल नंबर ऑफ कोलिजन टेकिंग पर लीटर पर यूनिट टाइम या पर सेकंड जिसको बोलते हैं, एक सेकंड में एक लीटर में जितने मॉलिक्यूल्स का कोलिजन हो रहा है, द नंबर ऑफ कोलिजन टेकिंग प्लेस पर लीटर पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड कोलिजन फ्रीक्वेंसी। तो ये आपका कांस्टेंट था। ये जो है एक्टिवेशन एनर्जी, इसको हम डिफाइन करेंगे, है ना, इसको बड़ी अच्छे तरीके से आपको हम डिफाइन करेंगे। ई जो है एक्टिवेशन एनर्जी है, तो लेट अस डिफाइन एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी, इसमें बहुत ही सिंपल चीज है कि यदि आपको मैं पूछ रहा हूं कि क्या आपने पहाड़ देखा है, हिल देखा है, तो कोई भी पहाड़ है तो देखो ये पहाड़ का ही हो गया, पहाड़ जब आप बनाते हुए बनाओ। और यदि आपको ये हम पूछें कि मान लीजिए आप एक पत्थर लेकर के इस पहाड़ के इस पार हैं और इस पत्थर को पहाड़ के उस पार फेंकना है, क्या ये संभव है? क्या ये संभव है? नहीं। पहाड़ के इस तरफ आप हैं, आप सिंपल सा देखिए ना, एक 6 तल्ला या 10 तल्ला मकान है, और इस 10 तल्ले मकान के एक तरफ आप हैं, दूसरे तरफ आपको पत्थर फेंक करके भेजना है, तो ये संभव नहीं भेज सकते। इसका सही तरीका क्या है? इसको आप ऐसे देखिए, आप इस पत्थर को किसी तरह से यहां पर ले आएंगे और यहां से लौटा देंगे। अब देखिए क्या है, इसको केमिकल रिएक्शन, तो ये आपका रिएक्टेंट हुआ, दिस वन इज रिएक्टेंट, दिस वन इज प्रोडक्ट, एंड दिस वन इज एनर्जी बैरियर, एनर्जी बैरियर। तो कहने का मतलब ये हुआ कि रिएक्टिंग मॉलिक्यूल को इतनी कम से कम एनर्जी दीजिए कि वो एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर जाए और प्रोडक्ट बन जाए। तो वो जो मिनिमम एनर्जी है, कौन, जो एनर्जी बैरियर को क्रॉस करने के लिए दिया जाता है, दैट एनर्जी इज कॉल्ड एक्टिवेशन। तो कैसे डिफाइन करेंगे? द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी which must be given to reacting molecule to just cross the energy barrier for the formation of product। प्रोडक्ट के फॉर्मेशन के लिए जो कम से कम एनर्जी रिएक्टिंग मॉलिक्यूल को दिया जा रहा है, फॉर क्रॉसिंग द एनर्जी बैरियर, दैट मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। क्लियर हो गया? अब देखो क्या है कि यदि ये पहाड़ इस तरह से है तो एक्टिवेशन एनर्जी कम हुआ, तो यदि एक्टिवेशन एनर्जी का वैल्यू कम हुआ तो ये एनर्जी बैरियर जल्दी क्रॉस कर जाएगा। एक्टिवेशन एनर्जी का वैल्यू ज्यादा हुआ तो इस एनर्जी बैरियर को क्रॉस करने में ज्यादा समय लगेगा, मतलब ज्यादा समय लगेगा, मतलब रिएक्शन जो स्लोअर होगा। तो लेसर द वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, फास्टर विल बी द रिएक्शन रेट, फास्टर विल बी द, यहां से याद कीजिए, यहां से आपको एमसीक्यू का क्वेश्चन उठ सकता है, एसर्शन रीजन का क्वेश्चन उठ सकता है कि यदि रिएक्टेंट एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यूज कम हुई, लेसर द वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, फास्टर विल बी द रेट ऑफ रिएक्शन, फास्टर विल बी द रेट ऑफ रिएक्शन। मोर इज द एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी का वैल्यू जितना ज्यादा होगा तो क्रॉस करने में उतना ज्यादा टाइम लगेगा, तो जितना ज्यादा होगा स्लोअर विल बी द रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन। यहां से आपको क्वेश्चन निकल सकता है, ध्यान से सुनिए कि एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू कम हुई तो रिएक्शन फास्टर होगा, एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू ज्यादा हुई तो रिएक्शन स्लोअर होगा। यहां से आपको क्वेश्चन निकल सकता है, इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा। अब देखो
अब जो हमारा आर्हेनियस इक्वेशन था, इस आर्हेनियस, एक बार और आप एक्टिवेशन एनर्जी को सुन लीजिए। द मिनिमम एनर्जी which must be given to reacting molecule to just cross the energy barrier for the formation of product is called activation energy। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि K equals to A into e to the power minus EA by RT। हम log ले रहे हैं ln। ln का मतलब होता है log of base e। ln is equals to ln A into e to the power minus EA by RT, और log k base e is equals to log a base e plus log e to the power minus EA by RT base e। तो log e is equals to 2.303 RT log k log 10 base 10। इसको हम लोग लिख सकते हैं 2.303 log k base 10 log यहाँ पर 2.3 होगा 2.303 log a base 10, और इसको ले आए इधर माइनस EA by RT log e base e 1 हो गया। तो इसको डिवाइड कर लीजिए, तो log k इज इक्वल्स टू बेस 10 में log a बेस 10 में, और 2.303 से डिवाइड कर दिया तो EA बाई 2.303 RT log तो हट गया, ये 1 हो गया। तो ये एक एक्सप्रेशन आया T टेम्परेचर पे। एक चीज आपको हम बता देते हैं, R का वैल्यू कांस्टेंट 8.314 और ये कांस्टेंट है 2.303। तो इसका मल्टीप्लिकेशन याद रखिएगा, है ना, एकदम गांठ बांध लीजिए, एग्जाम में आप मल्टीप्लाई नहीं कीजिएगा। ये 19.14 एकदम याद रखिएगा, ये वैल्यू आप याद रखिए। तो इसका मतलब टी का हो आप देख लीजिएगा। तो ये आया टेम्परेचर टी के ऊपर, मतलब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे log k इज इक्वल्स टू log a माइनस EA बाई 19.14 इंटू टी। एक तो आपका ये हो गया, है ना, 19.14 इंटू टी। ये आप एकदम गाढ़ मान लीजिए ताकि आपको वहां पर मल्टीप्लिकेशन करने की जरूरत ना होगी। ये वैल्यू होता है। अब टू डिफरेंट टेम्परेचर पे हम लोग ले लेते हैं, T1 और T2 टेम्परेचर पे। लेट अस कंसीडर, तो मान लेते हैं कि एट T1 टेम्परेचर रेट कांस्टेंट जो है K1 है, एंड T2 टेम्परेचर रेट कांस्टेंट जो है ये K2 है। तो K1 के लिए लेते हैं log K1 इज इक्वल्स टू log A माइनस EA बाई 2.303 T1 RT T1 log K2 log A माइनस EA बाई 2.303 RT। अब इसमें से इसको माइनस कीजिए या इसमें से इसको माइनस कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा अंदर में वैल्यू चेंज होगा, लेकिन आपके एनसीईआरटी बुक में K2 माइनस K1 है, तो आप यही कीजिएगा, log K2 माइनस log K1 इज इक्वल्स टू log K2 बाई K1 इज इक्वल्स टू EA बाई 2.303 R 1 बाई T1 माइनस 1 बाई T2। यदि K1 बाई K2 करते तो 1 बाई T2 माइनस 1 बाई T1 होता, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कुछ लोगों के नजर में ये बैठा हुआ है, तो आप उल्टा कीजिएगा तो काट के रख दीजिएगा, वहां पर आप फाइनल एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में नहीं देखने जा रहे हैं। ये मेरा देखा हुआ है कि कुछ टीचर लोग ऐसा करते हैं, तो ऐसा मत कीजिए, आप यही चीज को कीजिए ना, क्या दिक्कत है। और इसके बाद जो है
एक ग्राफ हम लोग जो है इसमें ले लेते हैं। तो वो ग्राफ में जो है log a माने log k और 1/t के बीच में ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो यहाँ पर जो है दूसरा चीज आएगा, वो हम लोग देखते हैं। हमारा न्यूमेरिकल्स एक तो आपको इस पे बनेगा, इस पे एक न्यूमेरिकल्स आपको आना ही है, ना का सवाल ही नहीं उठता है। या जैसे आप 2005 को लेते हैं तो कैटलिस्ट के प्रेजेंस में रेट कांस्टेंट का रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ रहा है घट रहा है, ये चीज दे रहा है। इन द एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट ये दे रहा है। तो इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट कितना टाइम जो है आपका रेट इंक्रीज किया, ये 2005 का आया हुआ क्वेश्चन। इसको हम लोग देखेंगे, कैसे देखेंगे वो बताएंगे। इसमें भी जो है रेट ऑफ रिएक्शन रिड्यूस टू रेट ऑफ रिएक्शन रिड्यूस्ड बाय ये। इसके बाद 4.30 जो है एक्सरसाइज में जो आपका क्वेश्चन है क्वाड्रपोल, ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 2010 में आया, 2010 के बाद फिर 15 या 16 में आया, ये अभी तक 3-4 बार आ चुका है। 4.30 एक्सरसाइज देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वाड्रपोल वाला है, ठीक है। और एक 4.9 आप देखिएगा एनसीईआरटी में जो है इंटेक्स्ट का क्वेश्चन है, ये भी बहुत अच्छा। लेकिन हालांकि ये क्वेश्चन अभी तक आया नहीं है, लेकिन इसी में जो है इंटेक्स्ट का जो पहला क्वेश्चन होगा वो 4.7 वगैरह के आसपास, वो देखिएगा तो रेट ऑफ रिएक्शन का टेम्परेचर के साथ रिलेशन क्या है। तो यहाँ से ये सब क्वेश्चन आ सकता है। तो एक क्लास और लेंगे, इसमें हम जो है करीब करीब 5-6 न्यूमेरिकल्स जो है डिफरेंट टाइप का बता सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका इतना थ्योरी पार्ट हुआ। और एक आपका log k और log 1/t के बीच में जो है ग्राफ, चूंकि ये आपका जो है स्लोप हो जाएगा, तो स्लोप इक्वल्स टू माइनस ये करके जो है ग्राफ प्लॉट करेंगे, वो उसी दिन हम डिस्कस करेंगे। तो ये है आपका एक क्लास और लगेगा, जिसमें खत्म हो जाएगा।